जय हिंद दोस्तों। आज हम कोशिका के बारे में हर उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस, इन सब के बारे में हो। और साथ ही साथ अंत में हम इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण 60 एमसीक्यू सवाल को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कोशिका की परिभाषा जानते हैं। कोशिका है क्या? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक, जो स्वयं की वृद्धि, चयापचय, ऊर्जा निर्माण और प्रजनन करने में सक्षम होती है। ठीक है। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, जैसे पौधे, पशु, कवक, प्रोटिस्ट, जीवाणु आदि। अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा कोशिका सिद्धांत। यह सिद्धांत 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने इसे पूरा किया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत को पूरा किसने किया, तो रुडोल्फ विर्चो ने पूरा किया। इसका मुख्य बिंदु क्या क्या उसे हम देखते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला है कोशिका के प्रकार। पहला हम देखेंगे आकार और संगठन के आधार पर। तो पहला है एक कोशिकीय जीव। एक ही कोशिका से पूरा जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु। ये जितने भी हैं ये एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, दूसरा कोई कोशिका नहीं होता। और दूसरा हमारा है बहुकोशिकीय जीव। ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे पौधा, मानव, जंतु। इन सब विभिन्न कोशिकाओं का एक समग्र रूप होता है जो एक जीव का रूप लेता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं क्या है। संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर दो तरह की कोशिकाएं हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इनमें स्पष्ट झिल्ली बंद केंद्रक नहीं होता। ठीक है। डीएनए न्यूक्लियाइड क्षेत्र में पाया जाता है। ऑर्गेनल्स अनुपस्थित होता है। उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ऑर्गेनल्स वो चीज होता है जो कोशिका के अंदर में एक ऑर्गेन है। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गेन के रूप में क्या क्या है, किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, बड़ी आंत है, ये सब ऑर्गेन्स हैं। तो उसी प्रकार से कोशिका के अंदर में भी ऑर्गेन्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि, राइबोसोम। ये सारे उनके ऑर्गन हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका में इनमें झिल्ली बद्ध केंद्रक और ऑर्गेनेल्स होते हैं। अधिक जटिल और बड़े आकार के होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे, पशु, कवक, प्रोटिस्ट, इन सारे जीवों में ऑर्गेन्स पाए जाते हैं इनके कोशिकाओं में। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना हम देखते हैं। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। मुख्य रूप से लिपिड, द्विस्तर और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक। कार्य क्या है इसका, पदार्थों का प्रवेश और निकास नियंत्रण करना। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है, पदार्थों का प्रवेश और निकास नियंत्रण करना कोशिका झिल्ली का काम है। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, साइटोप्लाज्म। यह जेल जैसी द्रव अवस्था है जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है। अगला क्या है, केंद्रक। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। इसमें डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है जहां आरएनए और राइबोसोम बनते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। हाँ, अगला है कोशिका के अंदर क्या क्या ऑर्गेन होता है वो देखते हैं। कोशिका के अंदर होता है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया है।
जो ऊर्जा उत्पादन के लिए एटीपी के रूप में देता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदरा और एक होता है चिकना। ठीक है, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगे होते हैं। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगर हमसे पूछा जाए कि खुरदरा ईआर जो होता है उसमें क्या लगाता है? राइबोसोम लगाता है। वो किसके लिए होता है? प्रोटीन संश्लेषण के होता है। और चिकना ईआर वसा और हार्मोन का संश्लेषण के लिए होता है। तो इसमें दो प्रकार का है। कौन कौन? एक है खुरदरा ईआर और एक है चिकना ईआर। खुरदरा ईआर में राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, और चिकना ईआर में वसा और हार्मोन का संश्लेषण के लिए होता है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है? गोल्गी काय। ये किसके लिए है? प्रोटीन का परिशोधन के लिए होता है, साथ ही पैकेजिंग और संसाधित के लिए होता है। संसाधित मतलब अंदर में जो चीजें बनी है उसको आगे पीछे करना या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है? लाइसोसोम। अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ना एवं नष्ट करना, इसे आत्महत्या की भी थैली कहते हैं। कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको ये नष्ट करता है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पे खराब, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, इस पार्ट में गड़बड़ी है, ये खुद जाएगा यहाँ पे अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद ये इसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है? राइबोसोम। इसे प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे राइबोसोम को कहते हैं। अगला देखते हैं क्या है? अगला है दोस्तों हमारा प्लास्टिड। केवल पौधों में पाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है। यह होता है क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करने के लिए, ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रहण के लिए। अगर हम कह दें फूल, पत्तियां और भी विभिन्न प्रकार के रंग जो होते हैं वो किसके वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। भोजन संग्रह के लिए कौन जिम्मेदार है? ल्यूकोप्लास्ट है। प्रकाश संश्लेषण के कौन जिम्मेदार है? क्लोरोप्लास्ट है। ओके, अगला देखते हैं क्या है? सेंट्रोसोम और सेंट्रिओल्स। पशु कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ओके, सेंट्रोसोम और सेंट्रिओल किसमें पाया जाता है? पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये जिम्मेदार किसके लिए है? कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो उसको सहायता करता है। अगला देखते हैं क्या है? साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये क्या करता है? कोशिका को आकार और गति प्रदान करता है। कोशिका को आकार और गति प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? साइटोस्केलेटन जिम्मेदार है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है? अगला है हमारा वैक्यूल। अगला क्या है हमारा? वैक्यूल। पौधों में बड़ा और केंद्रीय होता है। ठीक, पौधों में वैक्यूल बड़ा और केंद्रीय होता है। पशुओं में छोटे और अस्थायी होते हैं। यह जल, लवण और अपशिष्ट संग्रहण के काम आता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्या है? अगला है हमारा कोशिका विभाजन। ठीक, तो पहला है माइटोसिस। समान संख्या वाले गुणसूत्रों वाली पुत्र कोशिकाएं बनती है। माइटोसिस में क्या होता है? समान संख्या वाली गुणसूत्रों वाली पुत्र कोशिकाएं बनती है, यानी कि खुद का प्रतिरूप होता है, समानता बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा है मियोसिस। अर्ध संख्या वाले गुणसूत्रों वाली कोशिका बनती है, जैसे गैमेट निर्माण में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है? कोशिका का महत्व। कोशिका का महत्व क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ऊर्जा उत्पादन और चयापचय के लिए है इम्पोर्टेंट, वंशानुगत जानकारी का संग्रह है जैसे डीएनए, विकास और वृद्धि के लिए कोशिका जिम्मेदार है, सभी जैविक क्रियाओं का आधार है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। अब आगे है कोशिका पर आधारित 60 महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन, जो
आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो हमारा है पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की? हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है। जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी? जीवित कोशिका सबसे पहले लीवन हॉक ने देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पौधों की कोशिका संरचना का अध्ययन किसने किया? स्लाइडेन ने किया है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला है पशुओं की कोशिका संरचना का अध्ययन किसने किया? स्वान ने किया है। तो पशुओं की कोशिका संरचना का अध्ययन किसने किया? स्वान ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्लाइडेन और स्वान दोनों ने किया है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। ओमनी सेल्स एंड सेल्स किसका सिद्धांत है? विर्चो का सिद्धांत है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा, कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया? विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में संशोधन किया। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। कोशिका का जनक किसे कहते हैं? कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन किसे कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग की अंडे की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से जीने वाली कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? अंडाणु, जो कि वुमेन्स में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे छोटे स्पर्म। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रेन में, वो सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे अधिक पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? आरबीसी, लाल रक्त कण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? अमूमन 120 दिन होता है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन तक होता है। 2 से 4 दिन तक होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यूरॉन का जीवन काल कितना होता है? न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में होता है वो जीवन भर होता है। वो उसमें कभी भी विखंडन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग के शरीर में, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, इस जगह कुछ कट गया तो क्या होता है? बगल वाला कोशिका अपने आप को विभाजित करके यहाँ पे रिप्लेस कर लेता है। लेकिन वही अगर हमारे ब्रेन में अगर एक कोशिका डैमेज हो जाए तो वो डैमेज ही रहता है, वो रिप्लेस नहीं होता है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए न्यूरॉन का जो होता है जीवन भर होता है, जीवन काल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैंसर कोशिका किस प्रकार की होती है? तीव्र विभाजित वाली होती है, क्योंकि उसमें अनियमित विभाजन होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक तो नहीं करता है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका का कंट्रोल सेंटर क्या है? केंद्रक है। कोशिका कंट्रोल सेंटर केंद्रक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका का सुसाइड वेब या लाइसोसोम, जिसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। कोशिका का पैकेजिंग सेंटर क्या है? कोशिका का पैकेजिंग सेंटर गोल्जी क्या है या गोल्जी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? कोशिका का ब्रेन
केंद्रक को कहते हैं, क्योंकि केंद्रक ही कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भोजन संग्रहण हेतु कौन सा प्लास्टिड होता है? भोजन संग्रहण हेतु ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका विभाजन से संबंधित क्वेश्चन है। अब समान पुत्री कोशिकाएं किससे बनती है? माइटोसिस से बनती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गैमेट्स का निर्माण किस विभाजन से होता है? मियोसिस से गैमेट्स का विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माइटोसिस किसे कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मियोसिस को क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। माइटोसिस किसके लिए आवश्यक है? वृद्धि के लिए माइटोसिस आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मियोसिस किसके लिए आवश्यक है? गैमेट निर्माण के लिए मियोसिस आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माइटोसिस के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर लगते हैं? मेटाफेज में। कहाँ पे? मेटाफेज में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है माइटोसिस के किस चरण में गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं? गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं एनाफेज में। इस तरह का हमारा होता है। ठीक, बीच से टूट के अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? मियोसिस 1 को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माइटोसिस की अंतिम अवस्था कौन सी है? माइटोसिस की अंतिम अवस्था टेलोफेज है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पादप कोशिका में पाया जाने वाला विशेष अंगक कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट मुख्य अंगक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। जंतु कोशिका में पाया जाने वाला विशेष अंगक कौन सा है? सेंट्रीओल। कौन सा है? सेंट्रीओल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा है। पादप कोशिका में कौन सी संरचना बड़ी और केंद्रीय होती है? वैक्यूल। पादप कोशिका में वैक्यूल बड़ी और केंद्रीय होती है, सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या होती है? सेल भित्ति या सेल वॉल कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। फफूंद की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? फफूंद की कोशिका भित्ति चिनिट से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर सेंट्रीओल से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा। पादप कोशिका में किस कोशिकांग की कमी होती है? सेंट्रीओल की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेचुरल बैटरी किसे कहा जाता है? नेचुरल बैटरी न्यूरॉन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर की कौन सी कोशिका जीवन भर विभाजित नहीं होती? ब्रेन की कोशिका, न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? परिबद्ध केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियोज में होता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियोज में होता है आरएनए का संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका में वसा संश्लेषण कहाँ होता है? मतलब स्मूथ ईआर में होता है, यानी कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एटीपी के रूप में रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन और उससे पहले कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे वनडे एग्जाम के लिए लगभग सीमित है। आगे इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें हम अगली वीडियोस में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे इनमें और कार्यरत कर पाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।